द न्यू टॉपिक इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले बेटा आप ये समझिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, क्या? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बेटा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ये जो आपका ये माउथ है ना, माउथ का जो पिछला हिस्सा है थोड़ा ब्रॉड, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद ये शुरू होती है एलिमेंट्री कैनाल, और बैकबोन के नीचे आपका जो पार्ट है बॉडी का, वहाँ पर एनस पर जा कर के एलिमेंट्री कैनाल समाप्त होती है। ठीक है, एक ये अभी डिटेल बताया जाएगा, अभी एक शॉर्ट में बताया जा रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम वेयर इट बिगिंस एंड वेयर इट एंड्स। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल हुआ। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास, लीवर, ये होता है। और एक बात ये भी जान लीजिए, लीवर जो है वो आपकी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड से क्या मतलब है? ग्लैंड कोई न कोई जूस सिक्रीट करता है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं कि कैसे डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, आपने इंजेशन के बारे में थोड़ा स्टडी किया, मैंने बताया था। जैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ हैंड इंजेशन करते हैं। इंजेशन मीन्स टेकिंग द फूड इन आवर माउथ। ओके, तो एक्चुअली इस समय हम लोग केवल ह्यूमन बीइंग पर फोकस करेंगे, और इंजेशन अदर एनिमल्स में कैसे होता है ये आपको थोड़ा बहुत बताया जा चुका है, लेकिन इस समय हम लोग ह्यूमन बीइंग पे फोकस करेंगे। तो हम लोग, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, वी टेक आवर फूड विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। ओके, इन माउथ देर आर 3 थिंग्स, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। Okay, there are 3 things in mouth. What? Tongue, teeth and salivary glands. What does these things do? ये हमें समझना होगा। क्या यूज़ है डाइजेशन में इन चीज़ों का? है, देखिए वैसे तो माउथ का यूज़ और भी है, ब्रीदिंग, टॉकिंग, तमाम यूज़ है। ओके, और क्या यूज़ है देखिएगा। सबसे पहले हम लोग टंग की बात करते हैं। टंग क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है सलाइवा का, सलाइवा को फूड में मिक्स करना, मुंह में ही, ओके, इन आवर माउथ मिक्स करना, और फूड को स्वेलो करने के लिए, निगलने के लिए उसोफेगस की ओर पुश करना, ये है टंग का काम। अब देखिए जरा सा टीथ के वर्क पर आइए। आप कोई भी फूड जब लेते हैं, एट फर्स्ट टीथ ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। जैसे आप सिंपल भाषा में कहते हैं च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर च्यूइंग वर्ड एक्चुअली मोलर्स और प्री मोलर्स के लिए ज़्यादा सूट करता है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग अभी मैं बताऊँगी वो क्या चीज़ें हैं, लेकिन आप ये समझो कि टीथ जो है वो आपके फूड पार्टिकल्स को, जो भी फूड आप लेते हो उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करने का काम ये आपका टीथ करता है। ठीक है, टीथ के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं इसी लगे। देखिए टीथ वैसे जानकारी होगी, फिर भी मैं बता रही हूँ। हम लोग की लाइफ में 2 बार टीथ जो है हमारे निकलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन आवर लाइफ। जो फर्स्ट टाइप है उसको मिल्क टीथ कहते हैं। बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु है, धीरे थोड़ा सा बड़ा होगा, 6 महीने 7 महीने के बाद उसके दांत निकलने शुरू होते हैं, और मैक्सिमम 20 टीथ उसके होते हैं, 10 इन अपर जॉ एंड 10 इन लोअर।
छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। लगभग when the child grows up to 8 years old, 8 साल का बच्चा होता है, तो वो मिल्क टीथ जो है वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं, ठीक, और उसकी जगह परमानेंट टीथ आने लगते हैं। एंड द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज टोटली 32, 16 टीथ इन अपर जॉ एंड 16 टीथ इन लोअर जॉ। समथिंग मोर अबाउट टीथ। आप यदि शीशे के सामने यूँ करके खड़े हो जाओ बेटा, तो आप सामने देखो, ठीक है, दोनों जॉज में अपर एंड लोअर कुछ थोड़ा सा ब्रॉडर टीथ दिखाई देता है। उसका यूज़ क्या करते हो? किसी भी चीज़ को बाइट करने में आप उसका यूज़ करते हो, ठीक है। उसके ज़रा बगल चलो, देखो, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों जॉज में थोड़े पॉइंटेड टीथ हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो ब्रॉडर टीथ है सामने वाला, ये इंसीजर्स हैं, और इंसीजर के बगल में एक इधर एक इधर, ऐसे नीचे भी एक इधर एक इधर, ठीक है। ये कैनाइन है, टीयरिंग के काम आता है। गन्ना जब खाओगे ना तो इसी से टीयर करोगे, या जो वो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, फ्लैश खाने वाले, उनके ये टीथ ना बहुत शार्प और पॉइंटेड होते हैं टू टीयर द फ्लैश, ठीक है। उसके बगल चलो, तो उसके बगल चलोगे तो थोड़ा सा ब्रॉडर टीथ आएगा, प्रीमोलर्स, और फिर उसके भी पीछे मोलर्स। प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं, देखिए, प्रीमोलर्स 2 इधर 2 इधर, केवल ये अपर जॉ की बात कर रही हूँ, सेम पोजीशन लोअर जॉ में भी रहेगी, और उसके बाद 3 मोलर्स, फिर 3 मोलर्स, इस तरह से होता है। तो आप ऐड करोगे तो 16 अपर जॉ में आ जाएगा और 16 लोअर जॉ में, इस तरह से टोटल 32 टीथ आपके होते हैं। तो ये जो प्री मोलर और मोलर होता है ना बेटा, ये च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को खूब ठीक तरह से चबाना और पीसना, ये इनका काम होता है, ठीक है। तो ये टीथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई। अब थोड़ा सा अभी हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द केयर ऑफ टीथ। आप देखते हो बहुत से लोग के दांतों में दर्द होने लगता है, कुछ लोग के दांतों में कैविटी हो जाती है, उससे दर्द होता है, दांत बिल्कुल, लोग कहते हैं दांत सड़ गया है, लोग कहते हैं ऐसे बोलचाल की भाषा में। तो ये चीज़ें क्या हैं? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब खाना खाते हो, ठीक, आपने खाना खाया, पानी भी पी लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके दांतों में कुछ फूड पार्टिकल्स चिपके रह जाते हैं। फूड पार्टिकल्स स्टिक इन आवर टीथ एंड द बैक्टीरिया इन द माउथ, ओके, एक्ट्स अपॉन दीज लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स ऑफ द फूड। जो मुंह में बैक्टीरिया हैं वो भोजन के इन बचे खुचे पार्टिकल्स जो मुंह में चिपके रह गए हैं, बैक्टीरिया उस पर एक्शन करते हैं और एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड। अब सोचिए एसिड क्या करता है। आपका जो टीथ है, टीथ की आउटर कवरिंग जो है एनामेल, काफ़ी हार्ड होती है एनामेल, लेकिन एसिड उस एनामेल को डैमेज करता है और एनामेल को डैमेज करके उसमें कैविटी कर देता है। आप कहते हो ना कि दांत में कैविटी हो गई है और मेरे दांत में कैविटी हो गई है, दर्द होता है, फूड पार्टिकल उसमें चला जाता है, तो इस तरह से बेटा कैविटी बन जाती है दांतों में, ठीक है, और फिर हमारे दांत खराब होने लगते हैं। तो हाउ टू केयर इट? तो इसको इस तरह से हम केयर कर सकते हैं कि जब भी आप व्हेनेवर यू टेक योर मील, भोजन लेते हो, उसके बाद आपको ब्रश कर लेना चाहिए। सो इट इज़ सेड दैट वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। आप दोपहर में भोजन के बाद कर लो, फिर रात को कर लो, ठीक है। ब्रश करने से क्या होगा कि दांतों के बीच कोई पार्टिकल चिपका नहीं रहेगा, तो उस पर बैक्टीरिया अटैक करके एसिड नहीं बना पाएगा और आपका एनामेल डैमेज नहीं होगा।
कुछ भी खाते हो तो एटलीस्ट आपको ऐसा करना चाहिए कि खूब कायदे से, बार बार आप ब्रश नहीं कर, बार बार तो ब्रश करोगे नहीं, तो कम से कम इतना कर सकते हो कि मुंह बहुत अच्छे से आप ऐसे करके धो लीजिए कि ताकि कोई पार्टिकल उसमें चिपका ना रह जाए, ठीक है। और ज़्यादा परेशानी होने पर बेटा अपनी दवा खुद ना करके थोड़ा डेंटिस्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, कैसे इसका इलाज होना चाहिए दांतों, ठीक है। तो ये बातें रही कुछ दांतों के केयर के बारे में, और टंग के बारे में भी बात हो गई। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है अब सुनिए। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, हिंदी में इसको लार कहते हो तुम। लार हालांकि बोलने में भी आपकी मदद करता है, ऐसी बात नहीं कि केवल डाइजेशन में ही इसका यूज़ है। आपकी टंग जो है मॉइस्ट बनी रहती है, तो सलाइवा जो है ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है बेटा। सलाइवा में एक एंजाइम है एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है? आपने फूड में जो स्टार्च लिया है, स्टार्च इज कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च आपने लिया है, ओके, उस स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में चेंज कर देता है। क्या करता है माइलेज? स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में चेंज करता है। इसके लिए मैं एक बात आपको बता दूं, आप कभी महसूस करना, रोटी का एक टुकड़ा आप ले लो, जैसे खाना खाते हो उस समय, सब्जी वब्जी मत लगाओ उसमें, कुछ नहीं लगाओ, वनली रोटी आप एक टुकड़ा लीजिए, मुंह में डालिए जैसे खाते हैं, और उसको कुछ देर तक आप मैस्टिकेशन करिए, दांतों से उसको चबाइए कुछ देर तक। जानते हैं क्या महसूस होगा? हाँ, आज ही करिएगा इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग। आपको वो रोटी मीठी लगने लगेगी। जो रोटी का पल्प अंदर बन गया है, अब उसमें कुछ मिठास महसूस होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि स्टार्च मीठा नहीं होता, लेकिन शुगर में मिठास होती है। शुगर का टेस्ट मीठा होता है। शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो जब स्टार्च व्हेन स्टार्च इज ब्रोकन डाउन with the action of amylase, it converts into sugar, and sugar is sweet in taste, okay? तो बेटा माउथ में तो ये सब काम हो गया, ठीक है। माउथ में फूड का मैस्टिकेशन हो गया, सलाइवरी ग्लैंड मिक्सअप हो गया फूड में, और एमाइलेज ने रिएक्शन भी किया। थोड़ा स्टार्च जो है, देखिए फुल डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे, स्टार्च का भी मैं बता दूँ, पार्शियल डाइजेशन होता है, तो थोड़ा स्टार्च शुगर में भी कन्वर्ट हो गया, ठीक। टंग ने भी अपना काम किया। टंग में एक चीज़ और जान लीजिए, आप जब खाना खाते हो बेटा, कोई खाना मीठा लगता है, कोई खट्टा लगता है, ऐसा होता है, तो कभी आप टंग पे फील करो, अपने छोटे छोटे बम्स होते हैं, उभार, ये टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स हैं। कोई टेस्ट बड मिठास बताएगा, कोई खट्टापन बताएगा, कोई कड़वापन बताएगा, कोई नमकीन स्वाद है, इसका नॉलेज आपको देगा, ठीक है। और आपकी बुक में फिगर बना है इसके साथ कि कहाँ पे किस स्वाद को बताने वाली ग्लैंड्स होती है, ओके। तो माउथ में इतना डाइजेशन का काम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मैंने बताया, ये चौड़ा हिस्सा पीछे का, ये आपका फेरिंग्स है। फेरिंग्स से अब ओसोफेगस में, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इज गोज डाउन थ्रू आवर चेस्ट, और चेस्ट से होते हुए ये नीचे तक जाता है, ठीक है, बहुत नीचे नहीं, फिर भी नीचे तक जाता है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। लेकिन क्या होता है, देखिए ये जो पूरी पाइप है, इस पूरी पाइप में ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, फूलने पिचकने वाला मूवमेंट। इससे क्या होता है कि जो स्वेलोड फूड है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। और सच पूछे तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये फंक्शन होता रहता है, और इसी फंक्शन के कारण, जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, इसी पेरिस्टाल्सिस के कारण भोजन जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। अब ओसोफेगस में भोजन आगे बढ़ा, यहाँ पर कोई डाइजेशन
नहीं हुआ। अब इसके बाद बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक में आपका ये फूड जो है वो पहुंच गया। अब सुनिए क्या क्या होगा स्टमक में। स्टमक में 2 तरह की ग्लैंड्स होंगी, उनका सिक्रीशन आकर के फूड में मिक्सअप होगा। क्या क्या सिक्रीशन आता है मैं आपको बताऊं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट एंड सेकंड गैस्ट्रिक जूस। क्या क्या आया स्टमक में बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है सुनिए। कभी कभी आप खाना खा रहे हो तो देखिए भाई, थोड़ा बहुत तो हम खुले में खा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं तो फूड ज़रा बना कंटामिनेटेड होता ही है, थोड़ा सा प्रदूषित होता है। कुछ मतलब ऐसे बैक्टीरिया भी चले जाते हैं खाने के साथ जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहली बात, कभी कोई थोड़ा सा हार्ड पार्टिकल चला गया मुंह में खाने के साथ, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जो हार्ड पार्टिकल्स है उसको सॉफ्ट भी करता है और जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उनको किल भी कर देता है, बैक्टीरिया को मार देगा, जिससे कि आपकी हेल्थ पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक। अब गैस्ट्रिक जूस क्या करता है भाई? हाँ, एक चीज़ और, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन के लिए, क्योंकि स्टमक में जो भी डाइजेशन होगा उस डाइजेशन प्रोसेस के लिए देखिए केमिकल रिएक्शंस होंगे यहाँ पे, उस केमिकल रिएक्शन के लिए मीडियम एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम कैसे मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा। तो देखिए क्या क्या मेन फंक्शन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भाई। टू सॉफ्टन द हार्ड पार्टिकल्स, to kill the bacteria, the unwanted bacteria, and to provide acidic medium for digestion. डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम भी देता है। क्योंकि अब सुनिए, जो गैस्ट्रिक जूस है ना, गैस्ट्रिक जूस तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा। एसिडिक मीडियम मिल गया। अब गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, इसमें 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक तो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा और एक एंजाइम जो होगा वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, जो पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। टोटली डाइजेशन देखिए नहीं होता, मैं बता दूं, टोटल डाइजेशन तो आगे होगा लेकिन पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाइजेशन होगा तुम्हारा इसका कार्बोहाइड्रेट का और थोड़ा डाइजेशन होगा प्रोटीन का। ठीक है, अब स्टमक से फूड जो है आगे बढ़ेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ट्यूब लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्यों? देखिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के भी एंजाइम्स आपको मिल जाएंगे, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी मिलेगा, फैट डाइजेस्ट करने वाला भी एंजाइम यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। सुनिएगा ध्यान से, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा सिंपल शुगर में। ठीक, और फैट का जब डाइजेशन होगा तो फैट कन्वर्ट होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा,
पैंक्रियास ग्लैंड का नाम मैंने आपको बताया था, लीवर का भी नाम लिया था। दोनों का फंक्शन यहीं पर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या है सुनिएगा। लीवर जो है, यहाँ पे बाइल जूस बन रहा है जो कि कलेक्ट हो रहा है गॉल ब्लैडर में। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा राउंड शेप का गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस है। बाइल जूस गॉल ब्लैडर से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बाइल जूस कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस का फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है सुनिएगा। वो डाइजेशन के लिए एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। स्टमक में जो डाइजेशन हुआ था वो एसिडिक मीडियम में हुआ था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा वो एल्कलाइन मीडियम में होगा। ठीक, तो हाँ एक चीज़ और, एक तो ये फंक्शन हुआ बाइल जूस का कि एल्कलाइन मीडियम का। दूसरा फंक्शन, बाइल जूस जो आता है वो फैट पर एक्शन करता है, और फैट पर एक्शन करके फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। इट ब्रेक्स डाउन द फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट। वाई? क्यों? सो दैट the enzyme in small intestine can act on it very strongly, very well। बहुत अच्छे ढंग से फैट का डाइजेस्टिव एंजाइम इस पर फैट पर वर्क कर सके, इसके लिए बाइल जूस ये काम करता है कि फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है इस पे बहुत अच्छे से फंक्शन कर सके। ये हो गया। और अब इस फैट ड्रॉपलेट्स पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन का फैट डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शन करता है तो फैट को ये चेंज कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, अच्छा। अब आइए कार्बोहाइड्रेट पर। पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट पर जब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम फंक्शन करेगा तो वो इसको क्या बना देगा? सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स इनटू सिंपल शुगर। अब क्या बचा? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बेटा फंक्शन करेगा तो प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट शुगर, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड्स, फैट का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये हो गया। और आपने देखा, हाँ एक चीज़ और देखिए, बाइल जूस कहाँ से आया पता चल गया। बाकी जो तीनों एंजाइम्स थे, ऑल द थ्री एंजाइम्स that digest the protein, carbohydrate and fat, they come from pancreas. Pancreas is a gland, very important gland for your body। आप कभी कभी सुनते हैं शुगर के पेशेंट जिनको शुगर हो गया है, तो एक्चुअली वो पैंक्रियाज का ही अच्छे ढंग से फंक्शन न करने का रिज़ल्ट होता है कि ये हो जाता है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है ये, क्योंकि ये नहीं सही रहेगी तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा क्या? डाइजेशन ही नहीं सही से हो पाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस तो वहीं से आ रहे हैं, पैंक्रियाज से आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग सारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ और, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फूड इस फॉर्म में आ गया कि दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। ओके, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जैसे मान लीजिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल है, एकदम भीतरी वॉल, इनर मोस्ट वॉल, उसमें छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिनको विलाई कहते हैं। ठीक है, फिगर में आप देखें, इसको विलाई कहते हैं। विलाई, बिलाई नहीं, विलाई बिल्ली वाली नहीं, विलाई, विलाई VILLI, विलाई।
ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, बिल्कुल देखने में हेयर लाइक होंगे स्मॉल प्रोजेक्शंस, लेकिन वो स्मॉल प्रोजेक्शंस जो होते हैं दे आर हाईली रिच विथ ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लड कैपिलरीज खूब होती है, ब्लड होता है उसमें, ठीक है। और वो ब्लड कैपिलरीज का ब्लड क्या करेगा, जो डाइजेस्टेड आपका फूड है, जो सॉल्युबल फॉर्म में आ चुका है, उसको वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड अपने में ले लेगा। ये एब्जॉर्प्शन का हो गया प्रोसेस, ठीक है। यानी फूड पहले इंजेशन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, ब्लड में चला गया डाइजेस्टेड फूड। अब आपको तो ये अच्छे से पता है ना बेटा कि ब्लड तो पूरी बॉडी में दौड़ रहा है, ठीक। तो ब्लड के साथ ये डाइजेस्टेड फूड भी पूरी बॉडी में दौड़ रहा है, और जिस सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, बॉडी के जिस सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो सेल ब्लड में से वो चीज़ ले लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी सेल को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसको प्रोटीन चाहिए, क्या करेगा, वो एमिनो एसिड ले लेगा, क्योंकि ब्लड में तो एमिनो एसिड डाइजेस्टेड फूड है, एमिनो एसिड्स को ले लेगा, उसे प्रोटीन बना लेगा और फिर अपनी रिपेयरिंग कर लेगा। तो ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए ये काम हो जाएगा। अब एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए शुगर को ले लेंगे ब्लड में से, सेल शुगर को ले लेगा, और शुगर को ले लेगा, फिर उस पर ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2O बनेगा और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। इसी तरह से फैट भी एक्चुअली क्या है, वो तो एनर्जी ही देता है, लेकिन एनर्जी देने के लिए फ़ैट को कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज में, तो थोड़ा देर में एनर्जी देता है फ़ैट। तो ज़रूरत है किसी सेल को तो है, नहीं तो फैट रिज़र्व हो जाता है, सेल में रिज़र्व हो जाता है। आप ये भी देखते हैं एक्चुअली फ़ैट अधिक होगा बॉडी में तो कहाँ डिपोजिशन होगा, स्किन के नीचे भी डिपोजिशन हो जाता है, और बॉडी के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर कि फ़ैट जाके इकट्ठा होता है, स्टोरेज होता है फ़ैट का, और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो वही ओबेसिटी हो जाती है एट लास्ट। तो ये चीज़ें हैं बेटा। तो इस तरह से जो ब्लड से सेल्स ने ले लिया इन चीज़ों को, इन न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है ना, और अपने सिंथेसिस कर लिया कि जो चाहिए उसको बना के लिया, और साइटोप्लाज्म में वो चीज़ मिल गई सेल के साइटोप्लाज्म में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी सेल ने जो यूटिलाइज कर लिया डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, जो यूटिलाइज किया सेल ने, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये सब तो काम हुआ। इसके बाद बेटा होता क्या है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली एब्जॉर्प्शन हुआ था, हालांकि एब्जॉर्प्शन के बाद की भी बात मैंने एसिमिलेशन भी बता दी। फिर जरा सा स्मॉल इंटेस्टाइन पर आप आइए। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, जो एक्सेस वाटर है, मिनरल्स है, थोड़ा वहाँ भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में भी, और फिर एट लास्ट एट अ पीरियोडिक इंटरवल जो है वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है थ्रू NSO बॉडी के बाहर जाता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इनटेक ऑफ फूड नॉट डाइजेशन का पूरा प्रोसेस, न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस, जिसमें कि हम कहते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन इन ह्यूमन के पहले क्या हो चुका है, एक्चुअली पहले इंजेशन हो चुका है, फिर ध्यान से सुनिएगा, इंजेशन के बाद डाइजेशन हुआ। हालांकि ऑलमोस्ट लोग कह देते हैं डाइजेशन, लेकिन डाइजेशन इज़ अ सेपरेट थिंग। इसे मैंने भी अभी कह दिया कि उसके बाद डाइजेशन नहीं, सुनिएगा ध्यान से, पहले इंजेशन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, ठीक, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, और फिर डाइजेशन। तो बोलचाल की भाषा में लोग सबको डाइजेशन इकट्ठा कह देते हैं, ठीक है, लेकिन आप साइंस स्टूडेंट हो तो यू मस्ट डिफ्रेंशिएट इट। ओके, तो मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैंने भी डाइजेशन बोल दिया वो बीच में, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि पूरा कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है। तो इंजेशन पहले हुआ, ठीक, उसके बाद डाइजेशन हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, और फिर इजेशन हुआ। अब एक चीज़ और, अभी अभी हमने कहा था कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, किसी सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है,
तो वो सेल क्या करता है कि ब्लड में से शुगर ले लिया और ऑक्सीजन उस शुगर से मिक्स होके फंक्शन करता है आपस में, ऑक्सीजन प्लस शुगर, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ऑक्सीजन शुगर पर एक्शन करके या शुगर के साथ रिएक्शन करके CO2 रिलीज़ करता है, H2O रिलीज़ करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो एनर्जी के लिए आपको फूड के अलावा भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ज़रा बताइए तो? ऑक्सीजन की। आपकी बॉडी में शुगर रहेगा लेकिन तब तक एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी जब तक कि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी आपकी बॉडी में? थ्रू ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग आप करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन उसमें हुआ। पूरी बॉडी में जो दौड़ रहा है डाइजेस्टेड फूड, वो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के माध्यम से हो रहा। तो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए 3 सिस्टम की ज़रूरत है, अकेले एक सिस्टम नहीं कर सकता। क्या क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों मिल करके तब ये फंक्शन पूरा होगा कि हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, खैर ये सब हो गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी मैंने बता दिया कि एट लास्ट वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इसका एक पार्ट रेक्टम भी है, लास्ट पार्ट, उसके थ्रू होकर के वो एट ए पीरियोडिक इंटरवल वो बॉडी के बाहर जाता रहता है। और उस अनडाइजेस्टेड फूड को जो बॉडी के बाहर जाता है उसके लिए साइंटिफिक टर्म है फीसेस। बोलचाल की भाषा हटाइए, बहुत कुछ कहते हैं लेकिन उसके लिए साइंटिफिक टर्म है फीसेस। तो इस तरह से बेटा ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट हुआ। एक बार फिर मैं रिव्यू कर दूं कि डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका माउथ से। थोड़ा सा डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है आपके माउथ में, उसोफेगस में नो डाइजेशन, स्टमक में थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, एसिडिक मीडियम मिला। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचे, वहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस आया, वहाँ पे बाइल जूस आया, एल्कलाइन मीडियम बना और कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। पूरा डाइजेशन यहाँ पे हो गया। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड मूव किया आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो एक्स्ट्रा वाटर या मिनरल्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया। और एट लास्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि अब उसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो रेगुलर टाइम इंटरवल पर, एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल पर जो है वो थ्रू एनस ये बॉडी के बाहर थ्रो कर दिया जाता है एंड दिस इज़ कॉल्ड फीसेस। ओके, तो ये तो हुआ बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल एलिमेंट्री कैनाल बेटा नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये बहुत बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, बट मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल भी है प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। ठीक, चलिए ह्यूमन बीइंग के बारे में तो ये बातचीत हो। अब आइए जरा रूमिनेंट्स। ये रूमिनेंट्स हैं क्या? देखिए, रूमिनेंट्स वो एनिमल्स हैं जो रूमिनेटिंग करते हैं। अब ये रूमिनेटिंग क्या है भाई, बता दूं आपको। कभी कभी आपने देखा है कि गायें भैंसें जब कभी आराम से बैठी हों दोपहर वगैरह के समय, रात भी, तो ये मुंह चलाती रहती हैं। ठीक है, और कुछ आपको थोड़ा सा फोम टाइप का दिखाई पड़ता है अगल बगल इनके। तो क्या करती हैं जब ये एनिमल्स अपना फूड इंटेक करते हैं, अपना खाना खाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से मैस्टिकेशन उनका नहीं करते, थोड़ा ऐसे ही निकल जाते हैं। और जब रेस्ट वाले स्टेज में आते हैं तो वो खाना फिर से यहाँ ले आके बाहर और उसको धीरे धीरे उसको उसकी च्यूइंग करते हैं, जिसको कि रूमिनेटिंग कहते हैं। तो छोटे में जान लीजिए कि एक्चुअली इनका जो स्टमक है थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हम लोगों में तो इतने पार्ट्स नहीं हैं, लेकिन इनके स्टमक में 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, ट्रू स्टमक। एक्चुअली देखिए, ह्यूमन रेटिकुलम और ओमेसम, इसमें कोई खास डाइजेशन का फंक्शन नहीं होता है।
केवल बस ओनली द फूड पार्टिकल इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। और मेन जो डाइजेशन होता है वो होता है ट्रू स्टमक, ठीक है, जैसे हम लोगों में है स्टमक मेन, तो इनके में भी ट्रू स्टमक में ही मेन डाइजेशन टेक्स प्लेस, मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। बस दैट्स ऑल।